हाय एवरीवन। तो आप लोग कैसे हैं? आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लेवल 2 सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन आंसर। और इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने लेवल 1 डिस्कस किए थे और 21 तक क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे लेवल 2 का। तो प्लीज इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ए पार्टिकल P इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस A विथ uniform velocity speed b. C is the center of a circle and AB is the diameter. When passing through B, the angular velocity of P about A and C are in the ratio. मतलब क्या हुआ कि एक सर्कुलर मोशन हमारे पास में है बच्चा, इस तरह से सर्कुलर मोशन हो गया। अब इस सर्कुलर मोशन के अंदर में एक पॉइंट दे दो ए पॉइंट, तो दूसरा पॉइंट इसके डायमेट्रिकली लेना है, यानी कि यहीं पे सामने सामने कौन सा पॉइंट होगा बच्चा? बी होगा। अगर ये वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो बी पे आते ही इसकी वेलोसिटी कितना हो जाएगी? वी ही रहेगा, क्योंकि तो कुछ चेंजेस नहीं है इसके अंदर में। इसका रेडियस कितना बोला बच्चा? आर बोला है। तो अब ये है हमारे पास सेंटर और ये पार्टिकल P है। जब ये B पॉइंट को क्रॉस कर रहा है ना, तो B पॉइंट पे क्या पूछा गया है बच्चा? B पॉइंट पे हमें पूछा है कि एंगुलर वेलोसिटी बताना है, लेकिन क्या C के रिस्पेक्ट में और A के रिस्पेक्ट में बताना है। यही बात है ना। तो अब सोच के बताओ, यहाँ पे कंसेप्ट लगेगा एंगुलर वेलोसिटी का, तो V इज इक्वल टू ओमेगा इंटू में R पढ़े देख नहीं पढ़े थे। अगर हमसे पूछा जा रहा है तो हम क्या लिखेंगे? V बाई ओमेगा इज इक्वल टू V बाई R इज इक्वल टू ओमेगा लिखना है कि नहीं लिखना है? इसी कंसेप्ट को हमें यूज करना है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट रिस्पेक्ट में है। अगर A के रिस्पेक्ट में है तो ओमेगा A इज इक्वल टू, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चा? 2r हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो यानी कि v वेलोसिटी तो v ही है, अपॉन में क्या लिख देंगे? नीचे 2r लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे? अब तुमको बोलता है कि c के रिस्पेक्ट में निकालने के लिए, तो c के रिस्पेक्ट में यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सोच के बताओ कितना हो जाएगा बच्चा? r हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो बोलो अब v अपॉन में क्या हो जाएगा? r। आ गया कि नहीं आ गया? अब दोनों का रेशो पूछा है, तो ओमेगा ए अपॉन में ओमेगा बी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? v बाई 2r अपॉन में v बाई r। r से r कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास में 1/2 यानी कि 1:2 इज द राइट आंसर। यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। समझ में आ गया होगा? कुछ बच्चे को बहुत जल्दी समझ में आ गया होगा। क्यों? आप ऊपर मान लो ना, क्या दिक्कत है? दोनों कैसे ऊपर मान लेंगे? जब पार्टिकल A से B तक जा रहा है तो ऐसे ही तो जाएगा। आपको अगर मन है कि इसको A मान लेते, इसको क्या मान लीजिए? B मान लीजिए। डिस्टेंस तो 2r ही रहने वाला है ना, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना रहने वाला है? r ही रहने वाला है। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, कांस्टेंट स्पीड है, इसलिए हम लोग v ही रखेंगे। आया समझ में क्वेश्चन? जल्दी से इसको करो, आगे बढ़ेंगे। लेवल 2 का ये था क्वेश्चन नंबर 22 था, और यहाँ पे तुम कर देना C पॉइंट कर देना। और अब आ जाओ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 23 है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक बार पढ़ के देखो तुम लोग। ए बॉल इज प्रोजेक्टेड विथ 20√2 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 45 डिग्री विथ हॉरिजेंटल। ठीक है ना? द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स जर्नी अबाउट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इज। मतलब क्या हुआ समझो। हमने बताया था आपको ओमेगा इज इक्वल टू जो होता है v परपेंडिकुलर बाई में r लेते थे, याद है क्या आप लोगों को? इस क्वेश्चन में इसका क्या होगा कि कंसेप्ट यूज होगा। ठीक है? अब देखो हमारे पास में क्या है कि एक प्रोजेक्टाइल को 20√2 मीटर पर सेकेंड से छोड़ दिया गया है, तो ये कुछ इस तरह से क्या करेगा? प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा कि नहीं करेगा? अब सोचो, इधर की तरफ हमारा x एक्सिस होगा, इधर की तरफ क्या होगा? y एक्सिस होगा कि नहीं होगा? अब सोचो इसके इसके हाईएस्ट पॉइंट पे हमारे पास में ओमेगा कितना होगा? तो हाईएस्ट पॉइंट पे ये 45 डिग्री है,
तो बोलो इधर x में क्या होगा, 20√2 cos 45 होगा कि नहीं होगा। अगर तुम सच सच बताओगे तो 20√2 1/√2 यानी कि x में इसकी वेलोसिटी कितना आ रही है, 20 मीटर पर सेकेंड। तो क्या x में इसकी वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे क्या चेंज होगा या सेम ही रहेगा, सेम ही रहेगा ना। अब लेकिन हमें क्या बोला, थोड़ा सा इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसके साइज को इंक्रीज कर देते हैं, तब जाके तुमको समझ में आएगा, ठीक है ना। अब हमें क्या बोला बच्चा कि v इज इक्वल टू, हमने क्या पढ़ा अभी बताया आपको, ओमेगा इज इक्वल टू v परपेंडिकुलर बाई में r होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे परपेंडिकुलर तो कुछ दिख नहीं रहा, और जहां से प्रोजेक्शन किया गया ना उसके रिस्पेक्ट में लिखना है। तो हम क्या करेंगे बच्चा, समझने की कोशिश करो। हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देते हैं, एक मिनट, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया। अब थोड़ा सा और आगे ले जाते हैं इसको, ठीक है, इस तरह से ले गए हमने। अब मैंने क्या बोल दिया कि ये एंगल जो होगा ना बच्चा, ये अल्फा होगा, बोल दिया, अपने मर्जी से बोल दिया, अल्फा निकालना सिखाएंगे। तो ये बोलो 20 cos अल्फा लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, इधर सोच के देखो ना, ये हो जाएगा 20 cos अल्फा, होगा कि नहीं होगा। इधर क्या होगा, 20 sin अल्फा होगा कि नहीं होगा। अगर किसी तरीके से हमारा ये डिस्टेंस निकल जाए तो यही इसके परपेंडिकुलर का तो वेलोसिटी निकल गया हमारे पास में, 20 sin अल्फा निकल गया कि नहीं निकल गया। अब किसी तरह से अगर ये डिस्टेंस निकल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। कैसे करें ये डिस्टेंस, कैसे निकाले, कोई बता सकता है तुम्हारे में से, कोई हेल्प कर सकता है क्या, मुझे बोलो ना। अगर मेरे को तो सर मैं बोलूंगा कि ये जो हो गया r/2, तो ये कितना हो गया हमारे पास में h, r/2 और h, और ये एंगल अगर अल्फा लिया है तो ये भी एंगल क्या होगा, अल्फा होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तब बोलो ये डिस्टेंस O से लेकर के एक P पॉइंट मान लेते हैं, तो OP डिस्टेंस ही तो हमारे पास में क्या है, R डिस्टेंस है कि नहीं। तो OP इज इक्वल टू बताओ क्या लिखेंगे, r/2 का होल स्क्वायर प्लस h का होल स्क्वायर का अंडर रूट लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। इसका मतलब मेरा r भी मिल गया, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दो क्या, r का स्क्वायर बाई 4 प्लस h का स्क्वायर लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा। अब बच्चा साइन अल्फा बच गया है, तो साइन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर इसके लिए क्या है, h, और हाइपोटेन्यूज क्या है इसके लिए, अंडर रूट r स्क्वायर बाई 4 प्लस h का स्क्वायर, यही तो है। इसका मतलब हम यहाँ पे जब पुट करेंगे तो आपको क्या तकलीफ होगी कि इसका थोड़ा सा कैलकुलेशन दिक्कत में आएगी, बट क्या ये हम लोग क्लास में कर चुके हैं क्या, ऐसा टाइप का क्वेश्चन आप देखोगे सही से तो इस टाइप का क्वेश्चन है हम लोगों ने क्लास के अंदर में कर चुके हैं, बाई 4 प्लस h का स्क्वायर, यही तो आएगा। अब तुम देखोगे, सच सच बताओ कितने को ये समझ में आया, तुम में से आया ना। तो बोलो यहाँ से क्या लिखेंगे, 20h, अब बाई में r स्क्वायर का पावर, r स्क्वायर बाई 4 प्लस h स्क्वायर लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, यही हमारा कहानी हो गया। अब किस तरह से r निकालेंगे, तो रेंज बोलो, रेंज का फॉर्मूला किसी को याद है क्या। इस क्वेश्चन का सॉल्व करने का मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन का कुछ फॉर्मूला याद करना। बोलो क्या होता है, u स्क्वायर साइन 2θ बाई g। एकदम सच बोल रहे हो ना तुम लोग, एकदम सच बोल रहे हो क्या। तो बोलो u स्क्वायर की जगह पे 20√2 का होल स्क्वायर साइन 2 मल्टीप्लाई 45 डिग्री अपॉन में g लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। यहाँ से ये तो 1 हो जाएगा, साइन 90 डिग्री 1 हो जाता है, तो तुम्हारे पास में क्या बचेगा यहाँ, 20 मल्टीप्लाई 2 बाई में 10, यहाँ से हमारे पास में आता है 80 मीटर। बात समझ में आया कि नहीं आया। ये r आया है, लेकिन हमें चाहिए क्या, r स्क्वायर बाई में 4 चाहिए, यही तो चाहिए। चलो बाद में देख लेंगे, पहले ये समझ में यहाँ तक आ गया तब बोलो यस। चलो आ जाओ, देखो थोड़ा सा और हम लोग इसको लेते हैं, पार्ट 1 हो गया। अब हमको किसी तरह से मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। इसके लिए बताया है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई में क्या बताया है
2g। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 20√2 का होल स्क्वायर, साइन 45 का स्क्वायर, तो यानी कि लिख दो यहाँ पे। अब तो ये तुम लोग कर सकते हो यार, 2 इंटू में 10 लिख दो। अब इसको सॉल्व करते ही इस वक्त हमारे पास में कितना आ जाएगा, ये 20। अब पूरा पूरा मत करो, ये कटने वाले होंगे, इसलिए 20 × 20 इंटू 2 लिखो। इसको बोलो साइन 45 डिग्री 1/2 तो उसका होल स्क्वायर 2, और नीचे में 20 लिखो। कट जाएंगे कि नहीं कट जाएंगे इस 2 से, तो ये कितना आया तुम्हारे पास, आ गया। अब क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के अंदर में उसकी वैल्यू पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे। यस 20 मल्टीप्लाई हाइट कितना आया तुम्हारे पास में 20। बाद में हम थोड़ा सा छोटा रहने देना, दिख तो रहा ना, विजुअलिटी है ना। अच्छा, बटे में r का स्क्वायर, r कितना आया तुम्हारा रेंज 80, तो 80 मल्टीप्लाई 80 बाई में 4 करो, ठीक है ना। थोड़ा सा लेवल वाला क्वेश्चन है, अब आने लगे लेवल 2, इसीलिए तो इसका नाम है। और ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर। तुम सच सच बताओ ऊपर कितना आने वाला है, नीचे तुम सच सच बताओ, क्या ये 2 से कट सकते हो कि नहीं कट सकते हो, तो कितना आ जाएगा ये 1600 ना। और प्लस में इधर कितना 20 का स्क्वायर 400, तो 400 कर दो, तो यानी कितना आ जाएगा 400 और बटे में 2000। कट्टीस खेलने आता है तुम लोगों को। और इधर से यानी ये हो जाएगा 2 से कट जाएगा, 0.2 आ रहा है, ऑप्शन में है क्या 0.2, तो यही हमारा आ गया। अब देखो कैसे कैसे लिखना है, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूजन में है। पहले ये पूरा लिखना है, मैं थोड़ा सा बिगर कर देता हूँ। पहले तो ये फोटो बनाइए और मैं कैमरा रोक देता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा। ट्वेंटी 24 है कि ए स्टोन इज थ्रोन हॉरिजेंटली with a velocity 10 meter per second. Find the radius of curvature of its trajectory at the end of 3 seconds after motion begin. इस तरह के क्वेश्चन है, हमने बहुत सारे चीजें कराए थे। ROC निकालने के लिए हमारे पास में एक फॉर्मूला था, v का स्क्वायर बाई में एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, हमारा परपेंडिकुलर होना चाहिए। किसका, v के परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब एक ऑब्जेक्ट को हॉरिजेंटली थ्रोन किया गया है, तो आप सोचो अर्थ सरफेस पे थोड़ा ही किया गया होगा, कुछ हाइट पे किया होगा तभी तो नीचे गिर करके आएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया। तो हम क्या कहेंगे कि सर ये h हाइट से इसको क्या किया गया है, नीचे की तरफ फेंका गया है। बात को समझिए, तो इधर की तरफ 10 मीटर पर सेकंड होगा कि नहीं होगा। ये यहाँ पे आ कर करके गिर गया, और यहाँ पे मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी कितना रहा होगा, बच्चा बता सकता है कोई, v वेलोसिटी रहा होगा। अब v वेलोसिटी नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, तुम में से कौन बताएगा कि नीचे की तरफ g लगता है, लेकिन हमको g इस डायरेक्शन में लेना है कि वो इसके परपेंडिकुलर हो, यही तो लेना है। यानी कि इधर कुछ एंगल होगा, मान लो ये एंगल थीटा, तो ये क्या लिखेंगे g cos थीटा लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। अच्छा, तो हमारे पास में ROC इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई में g cos थीटा। अगर v वेलोसिटी दिया रहता ना तब ऐसे लिख देते और बहुत ही हमारा आसान हो जाता क्वेश्चन है। नहीं समझ में आया तो, लेकिन हमारे पास में कंडीशन दे रखा है कि 3 सेकंड के बाद में क्या होगा। तो पहले ये बताओ, कोई भी प्रोजेक्टाइल मोशन होता है तो उसमें x में कभी भी वेलोसिटी चेंज होता है क्या, नहीं। इसका मतलब इस जगह पे अभी भी 10 मीटर पर सेकंड होगा कि नहीं होगा। बात समझ में आया क्या। अब y में हमको वेलोसिटी निकालना है, तो y में वेलोसिटी कोई बता सकता कितना होगा। तो सर हमारे पास में एक फॉर्मूला है, vy इज इक्वल टू uy प्लस ay इंटू टी। इनिशियल वेलोसिटी इन y 0। क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन इस पे कराए थे, लेकिन ध्यान देना अभी भी। तो बोलो ay नीचे की तरफ हमेशा ay लग रहा है कि नहीं लग रहा है, माइनस जी, तो माइनस जी इंटू 3 सेकेंड, यानी कि -30 मीटर पर सेकेंड। नहीं आया समझ में। इसका मतलब बच्चा ये कितना हो गया हमारे पास में 30 मीटर पर सेकेंड हो गया कि नहीं हो गया। अगर मैं बोलूं कि ये एंगल थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा हमारे लिए थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अरे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा।
अब तुम किसी तरह से सर हमारा v निकल जाए तो काम बन जाएगा। तो v कैसे निकालेंगे? तो सर v का एक कंपोनेंट x में जाएगा। देखो ना, v का एक कंपोनेंट x में जाएगा तो क्या लिखेंगे? v cos थीटा। तो बोलो v cos थीटा इज इक्वल टू 10 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? अरे लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? अब किसी तरह से हमारे पास में तो ये हो जाएगा 10 बाई में cos थीटा। आ गया कि नहीं आ गया? तो हमारे पास में वेलोसिटी आ गया। अब यहाँ पे पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास में? 10 बाई cos थीटा का होल स्क्वायर बटे में क्या लिखेंगे? g cos थीटा। तो 10 बाई तो 10 का 100, इधर से आ जाएगा g और cos स्क्वायर थीटा और नीचे cos थीटा, तो क्या आएगा? cos क्यूब थीटा। अब बोलो g से एक जीरो काट दो तो कितना आ जाएगा? 10 बाई में cos क्यूब थीटा। कहानी इतने पे तो नहीं खत्म होगा ना। अब तुमसे क्या पूछेगा? भाई cos थीटा तो निकालो, तभी तो तुम पुट करके आंसर बोलोगे। तो हम बोलेंगे सर जब ऐसी कहानी होती है ना तो हमें पता है tan थीटा हमें लिखने आता है। क्या इस कहानी का tan थीटा लिख सकते हो? तो tan थीटा हमेशा परपेंडिकुलर कंपोनेंट बटे में बेस। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया? 30 और बटे में 10 कितना आ गया tan थीटा की वैल्यू? अब तुम कहोगे सर tan थीटा निकालने से हमको क्या मिलेगा? यार cos थीटा मिलेगा ना। tan थीटा निकालने से हाइपोटेन्यूज मिलेगा। हाइपोटेन्यूज कितना होगा पता है तुमको? 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। कैसे लिख दिए ये बच्चा? समझ में आ रहा है तुम लोग को? उधर चश्मा आ रहा है समझ में? तो बोलो कितना आ जाएगा? ये √10 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो अब बोलो क्या सर हमको हाइपोटेन्यूज पता है और tan थीटा से परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, तो बेस भी पता है सर हमको 1 है। अरे है ना। तो cos थीटा की वैल्यू बोलो कितना लिखेंगे? 10 बाई में 1 बाई √10 का क्यूब। हो गया ना? क्यूब। तो ये कितना चला जाएगा? 10, यानी कि ये जगह 10 तो ऊपर था ही और नीचे से √10 का क्यूब चला जाएगा। कहीं पर डाउट है? तो कितना आ जाएगा? 100√10 आंसर आ जाएगा। खतरनाक क्यूब। हाँ यहाँ पे क्यूब कर लेना। तो ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा खासा था बिकॉज लेवल 2 का सारे क्वेश्चन हो रही। क्वेश्चन नंबर 2 जो है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर में कहता है कि ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ अ स्पीड u at an angle theta with a horizontal. Consider a small part of its path near the highest position and take the approximately to the circular arc. What is the radius of this circle? देखो ये क्वेश्चन ऐसे है कि क्वेश्चन नंबर कितना है? 25। क्वेश्चन नंबर 25 में बच्चा क्या बोलता है कि हाईएस्ट पॉइंट पे ROC बताओ। तो कुछ इस तरह से फेंका गया होगा इसको, यही तो होता है। याद है क्या आप लोगों को? इस पॉइंट पे क्या होता है? u cos, नीचे क्या होगा? g। क्या ये दोनों के दोनों 90 डिग्री पे आ गए कि नहीं आ गए? तो ROC का परफेक्ट फॉर्मूला बैठ गया। आपको याद है अभी बताया है v² बाई में a परपेंडिकुलर, यानी कि क्या हो जाएगा? u cos थीटा का होल स्क्वायर बाई में g। तो यानी कि u² cos स्क्वायर थीटा बाई में g। आ गया क्या आप लोगों को? फटाफट कर दीजिए, ये तो बहुत ही आसान था। 26 क्या कहता है बच्चा कि ए पार्टिकल ऑफ मास m इज टाइड to a light string and rotate with a speed v along the circular path of radius r. If tension T and mg is the gravitational force of the particle and actual force acting on the particles. देखो तो क्वेश्चन नंबर 26 तो सबने कर दिया होगा, लेकिन फिर भी मैं समझा देता हूं कि एक मास रखा हुआ है, इसको रोटेट कराया जा रहा है स्ट्रिंग से बांध कर करके। तो एक्चुअल में स्ट्रिंग के बीच में एक टेंशन लग रहा होगा, टेंशन लग रहा होगा कि ना जब इसको रोटेट करा रहे होंगे। तो एक फोर्स क्या लग रहा होगा? नीचे की तरफ mg, या ऐसे अगर रोटेट करा देंगे तो mg, ऐसे रोटेट कराएंगे फिर भी mg तो कहीं ना कहीं लगेगा। अच्छा, रोटेशन के बाद में जो फोर्स आया था mv² बाई r, क्या ये रियल फोर्स था या इफेक्ट के कारण आया था? तो इफेक्ट के कारण आया था, तो क्या ये फोर्स माना जाएगा क्या? नहीं, ये तो इफेक्ट है ना उसका।
तो इसका मतलब हमारे पास में दो ही रियल फोर्स है, टेंशन एंड mg। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है ना। तो 26 का ए हो जाएगा, इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। 27 नंबर क्वेश्चन, 27 नंबर क्वेश्चन के अंदर में बच्चा क्या बोलता है, एक कोनिकल पेंडुलम इज मूविंग इन अ सर्कल विथ एंगुलर velocity omega as shown. If the tension of the string is T, which of the following equation are correct? देखो इसके लिए तो इस तरह से हमने, आपको याद हो तो कोनिकल पेंडुलम पढ़ाया था कि कुछ इस तरह से रोटेट कराने लगते हैं तो ये कोनिकल पेंडुलम की तरह क्या करने लगता है, बिहेव करने लगता है। तो बोलिए इधर की तरफ क्या लगेगा, टेंशन लगेगा कि नहीं लगेगा, नीचे क्या लगेगा बोलो ना, mg लगेगा। अब तुम में से कितना बोलना चाहता है कि अगर मैं बोलूं कि ये एंगल थीटा है तो तुम में से कितना बोलना चाहता है कि ये एंगल भी थीटा होगा। तो ये क्या लिखाएगा, t cos थीटा, और ये क्या लिखाएगा, t sin थीटा। अब तुम में से कितना बोलना चाहता है, बोलो ना, t cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg होगा कि नहीं होगा। अच्छा, t sin थीटा क्या बोलना चाहता है, बोलो जल्दी से, m ओमेगा स्क्वायर r बोलना चाहता है कि नहीं। अच्छा तुम सोचो, अगर इसका लेंथ l है तो ये वाला लेंथ कितना होगा, कोई तुम में से बता सकता है क्या, l sin थीटा होगा कि नहीं होगा, cos थीटा या sin थीटा। अगर इसके साथ ये होगा l sin थीटा, ये क्या हो जाएगा, l cos थीटा। अच्छा वो सॉरी, तो एल कॉस थीटा और ये हो जाएगा एल साइन थीटा। तो आर के जगह पे क्या पुट कर देंगे, तुम जान रहे हो, अब दोनों को डिवाइड कर देते हैं। इक्वेशन 2 को पहले डिवाइड करो ताकि tan थीटा में बदल जाइए, ठीक है ना। तो साइन थीटा बाई में क्या लिखोगे, बोलो ना, टी साइन थीटा बाई में टी कॉस थीटा। एकदम एक एक लाइन समझा रहे हैं ताकि तुम ओमेगा स्क्वायर बाई में mg। अच्छा तुम कहोगे कि सर m ओमेगा स्क्वायर r क्यों लिखे हैं, वी स्क्वायर बाई r क्यों नहीं लिखे, पूछेगा कि नहीं। लेकिन क्वेश्चन के अंदर में बोला है कि ओमेगा से रोटेट कर रहे हैं, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के 3 फार्मूला था, याद है आपको, वी स्क्वायर बाई r, ओमेगा स्क्वायर r, v इंटू ओमेगा। तो उनमें से लेवल 1 में तीनों पे क्वेश्चन मिला था अपने को, तो उनमें से कोई भी एक यूज करना है, तो जो दिया रहेगा उसके अनुसार करेंगे। तो m से m कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, तुम में से कितना बोलना चाहता है, g से g भी कट जाएगा। तो तुम्हारे पास में क्या आएगा, tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेगा, ओमेगा स्क्वायर r बाई में g, लिखेगा कि नहीं लिखेगा। क्या पूछा, अच्छा टेंशन पूछा है क्या, और आसान कर दिया है। तो टेंशन इज इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो ना, यही वाला यूज कर लो तो टेंशन निकल जाएगा। तो बोलो क्या लिखेंगे, टी साइन थीटा इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर, और r के जगह पे क्या लिखेंगे, l साइन थीटा। देखो तो साइन थीटा से साइन थीटा कट गया तो टेंशन कितना आया, m ओमेगा स्क्वायर l आया क्या। अगर ये ऑप्शन में है तो यही कर देंगे, अगर नहीं है तो फिर ऊपर वाले से सॉल्व करें। क्या यही है क्या, ऑप्शन नंबर ए। तो 27 नंबर क्वेश्चन हमारा पास में क्या हो गया है, सॉल्व हो गया। स्टार्ट करते हैं क्या, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 27 हमारा हो चुका है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 में कहता है कि ए इंसेक्ट क्राउल विथ क्राउल्स अप a hemispherical surface very slowly, so in the figure the coefficient of friction between the surface and the insect is 1/3. The line joining of the center of the hemisphere surface and the insect make an angle alpha. The maximum possible value of alpha is, तो आप सोचो इस तरह से है, एक बंदा जो है क्राउल पे, अच्छा इस क्वेश्चन को ना दूसरे तरीके से आईआईटी वाले ने क्वेश्चन पूछा है तो वो भी बताएंगे, लेकिन पहले समझो यहाँ पे ये सेंटर के साथ में क्या बता, यहाँ पे पहुंचने के बाद में ये सेंटर के साथ से कितना एंगल बना रहा है, अल्फा। नीचे क्या लगेगा बच्चा, mg। अच्छा नीचे क्या लगेगा, mg। ऊपर क्या लगने वाला है, n लगने वाला ना, टेंशन नहीं है ना, वहां पे वो लाइन ज्वाइनिंग करा गया है, टेंशन नहीं है। ये क्या है, इंसेक्ट है, तो ऊपर क्या लगेगा, n लगेगा। अच्छा तुम में से कितना बोलना चाहता है कि ए लाइन लोगे तो ये भी अल्फा बनेगा, तो इधर क्या बनेगा, बोलो n cos अल्फा। अच्छा इधर क्या बनने वाला है, बोलो एक n साइन अल्फा बनने वाला है कि नहीं बनने वाला है। हो गया, कहानी खत्म। अब क्या करेंगे, अच्छा एक फ्रिक्शनल फोर्स भी लगेगा, तुम देखो तो ऊपर की तरफ, क्यों, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे जाकर के ये रुक जाएगा वहीं पे,
उससे ज्यादा ऊपर हाइट नहीं जाना चाहिए। तो फ्रिक्शनल फोर्स किसको बैलेंस करेगा? तो तुम बोलो सर ये एंगल ये अल्फा है तो ये भी क्या होगा? अल्फा होगा। तो एम जी बोलो ना जल्दी से, एम जी कॉस अल्फा और इधर हो जाएगा एम जी साइन अल्फा। यहाँ पे सर्कुलर का केस नहीं लेते हैं क्योंकि वो मैक्सिमम हाइट मैक्सिमम एंगल कितना तक जा सकता है ये पूछा है। तो बोलो हम क्या लेते हैं? नॉर्मल फोर्स। तो नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? एम जी कॉस अल्फा। लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे? अच्छा तुम में से बताओ फ्रिक्शनल फोर्स किसके बराबर हो जाएगा? एम जी साइन अल्फा। अगर ये फ्रिक्शनल फोर्स एम जी साइन अल्फा के बराबर हो जाएगा तो यहाँ पे ये जाकर कर करके मैक्सिमम हाइट पे जाकर करके रुक जाएगा। अब क्वेश्चन एग्जाम के अंदर में कैसे आएगा? ये अभी कर्व के बारे में बताते हैं, पहले ये समझ लो। तो एफ एस के बारे में क्या बोलेंगे? एफ एस इज इक्वल टू म्यू इंटू एन इज इक्वल टू एम जी साइन अल्फा। अब देखो म्यू तो म्यू है, एन के जगह पे क्या लिख दोगे? एम जी कॉस अल्फा इज इक्वल टू क्या लिखोगे? एम जी। हम डायरेक्ट फार्मूला भी बता देते हैं, टेन अल्फा इज इक्वल टू म्यू होता है इस केस में। लेकिन मैं फिर भी कहता हूं कि तुमको दोबारा एक बार क्लास में भी करवाएं, एक बार यहाँ भी करो ताकि तुम दिमाग से सीखो। तो म्यू इज इक्वल टू क्या लिखोगे? टेन अल्फा। म्यू कितना है? 1/3 इज इक्वल टू टेन अल्फा। इसी को हम लोग कॉट अल्फा इज इक्वल टू 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? टेन अल्फा का रेसिप्रोकल ही तो कॉट होता है, तो कॉट अल्फा इज इक्वल टू 3। सुनो अब क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आया है 2024 के आईआईटी के एग्जाम में। देखो इसी का अच्छा ये कैसा दिख रहा है तुमको? पैराबोला टाइप का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो पैराबोला का इक्वेशन आपको याद है? y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर या 4a वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता था? 4ax होता था। तो इसका डिफरेंशिएट कर कर करके tan थीटा लाएंगे, tan थीटा इज इक्वल टू म्यू के बराबर कर देंगे। तो कभी कभी वो इक्वेशन भी दे देगा। अभी इक्वेशन नहीं दिया है तो आराम से तुम सॉल्व कर सकते हो। जल्दी जल्दी करो फटाफट। चलो आ जाओ 29 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि ए व्हीकल्स कैन ट्रेवल राउंड अ कर्व एट एन एंगल एट a higher speed when the road is banked then when the road is level what is the देखो बैंकिंग ऑफ द रोड के अंदर में क्या था? देखो फिर से पढ़ देते हैं क्वेश्चन को, समझो। ए व्हीकल्स कैन ट्रेवल राउंड अ कर्व एट अ हायर स्पीड व्हेन द रोड इज बैंक्ड व्हेन द रोड इज लेवल। दिस इज बिकॉज क्यों बैंक्ड क्यों करते हैं हम लोग? किसी भी अभी आज ही पढ़ाया था बैंकिंग ऑफ द रोड। तो हम क्यों करते हैं? क्यों? क्योंकि व्हीकल्स के अंदर में एक नॉर्मल फोर्स लगता है, वो नॉर्मल फोर्स का ही एक कंपोनेंट याद हो तो तुम लोग को, अगर ये एंगल थीटा है तो हमने बताया था कि व्हीकल्स के अंदर में ये एन कॉस थीटा हो जाएगा और ये एन साइन थीटा हो जाएगा। तो नॉर्मल कंपोनेंट इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्कुलर मोशन। नॉर्मल कंपोनेंट ही हमको हेल्प कर रहा है व्हीकल्स को स्मूथली मूव करने के लिए यहाँ पे। इसका मतलब बैंकिंग इंक्रीज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन? नहीं, बैंकिंग कभी भी इंक्रीज नहीं करता क्योंकि ये तो नॉर्मल फोर्स का कंपोनेंट को डिवाइड करता है ना दो पार्ट्स में। देखो ना एन कॉस थीटा और एन साइन थीटा में डिवाइड कर दिया कि नहीं कर दिया नॉर्मल फोर्स को? दूसरा क्वेश्चन सेकंड ऑप्शन कहता है बैंकिंग इंक्रीज द रेडियस? नहीं, ये भी नहीं कर सकता क्योंकि एक बार अगर रोड बना दी है तो उसका रेडियस नहीं बढ़ा सकते ना आप। या तो कार का रेडियस बढ़ा सकते हैं तो रोड के बाहर ले जाइए रेडियस बढ़ाने के लिए, तो ये भी नहीं कर सकते हैं। The normal reaction has a horizontal component. Yes, normal reaction का n cos theta sin theta is the horizontal component. तो यही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। तो इस क्वेश्चन में तो ज्यादा दिमाग लगाना नहीं था, बस ये थोड़ा सा बना लीजिए, इसमें दिखा दीजिए। नॉर्मल का एक कंपोनेंट है n sin theta, दिस इज द हॉरिजेंटल। बोलो हॉरिजेंटल कंपोनेंट हो गया कि नहीं हो गया? कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल। चले आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर में कहता है, इस क्वेश्चन में तो कुछ डाउट नहीं होना चाहिए ना। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है ए स्मूथ वायर इज बेंट इनटू द वर्टिकल सर्कल्स ऑफ रेडियस ए। A bead P can slide smoothly on the wire. The circle is rotated about vertical diameter AB.
axis with the constant speed omega as shown in the figure. The bead is p is rest with respect to wire in the position, so the omega square बताना है। तो सुनिए इस क्वेश्चन के अंदर में पहले इसको हो गया ना, खत्म कर दें। देखिए वर्टिकल सर्कुलर बनाया गया है, इसका मतलब हम लोग क्या करने वाले हैं, एक वर्टिकल सर्कुलर बना देंगे। समझ में आया आप लोगों को? अब क्या कहता है कि एक वीड जो है यहाँ पे पहुंच गया है और ये पोजीशन जो है सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है, ये वाला डिस्टेंस जो है इसका a/2 है और ये डिस्टेंस कितना है इसका a है। तो में से कितना लोग बोलना चाहता है कि ये एंगल 30 डिग्री होगा? कितने लोगों का कहना है कि ये एंगल 30 डिग्री नहीं दिया हुआ है, लेकिन क्या ये एंगल 30 डिग्री होगा? तुम सोचो ना, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर बाय, तो a/2 बाई में a यानी कि 1/2 मतलब कितना डिग्री पे आ जाएगा थीटा का? अरे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसने थीटा के बातें भी कर चुका है। अब जैसे ही तुमको फील आएगा कि अगर मैं बोलूं सर इसके अंदर में स्मूथ लिखा हुआ है क्या, हाँ स्मूथ है, इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लग रहा। इसका मतलब सर जब ये यहाँ पे पहुंच गया है तो बोलो नॉर्मल डायरेक्शन किधर की तरफ लगेगा, तो सर नॉर्मल डायरेक्शन सेंटर की तरफ लगेगा, mg नीचे लगने वाला है, ये भी समझ में आ गया है सर। और ये एंगल भी कितना होने वाला है, 30 डिग्री। तो इधर क्या लिखेंगे, n cos 30 डिग्री, और इधर क्या लिखेंगे, n sin 30 डिग्री। एकदम समझ में आ गया? तो हम क्या कलर चेंज कर रहे हैं और क्या करेंगे सर, n sin, अब सुनो मेरी बातों को, ये 30 डिग्री समझ में आ गया तो इसको मिटा देते हैं। समझो, जब इसको रोटेट करा रहे हो तुम, इस तरह से ओमेगा से रोटेट करा रहे हो, तो n sin थीटा जो है, n sin 30 डिग्री जो है वही सर्कुलर करा रहा होगा, इसको सर्कुलर मोशन करा रहा होगा। नहीं आया समझ में? देखो ना, यही तो इसको सर्कुलर मोशन इस तरह से करा रहा होगा कि नहीं करा रहा होगा? तब बोलेंगे क्या, n sin 30 डिग्री इज इक्वल टू, बोलो जल्दी से क्या लिखेंगे, m ओमेगा स्क्वायर r। तो r के जगह पे क्या लिख देंगे, ये भाई नहीं आया समझ में? अच्छा सोचो, n cos, दूसरा इक्वेशन इधर से दिख रहा है हमको, n cos 30 डिग्री इज इक्वल टू mg। यहां से नॉर्मल फोर्स की वैल्यू, cos 30 कितना होता है, √3/2, तो √3/2 इज इक्वल टू mg। यहां से नॉर्मल फोर्स जो आ जाएगा 2mg/√3। आ गया क्या? अब इसके अंदर में पुट कर देंगे, ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, तो नॉर्मल की जगह पे क्या लिख देते हैं, 2mg/√3। साइन 30 डिग्री कितना होता है, 1/2, m ओमेगा स्क्वायर a/2। 2 से ये 2 कैंसिल कर दो, अच्छा m से ये m कैंसिल कर दो, तो ऊपर क्या बच गया, 2g, नीचे क्या बच गया, √3, और इधर से ये a चला जाएगा तो कितना आ गया, ओमेगा स्क्वायर। क्या समझ में आया क्वेश्चन? फटाफट कर दो, फटाफट कर दो लोग। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है बच्चा, सुनो। इन अ रोटर, आज ही हमने पढ़ाया था, शायद डेथवेल कर करके पढ़ाया था, आपको याद है क्या? इन अ रोटर अ hollow vertical cylinder structure rotate about the axis, about its axis, and a person rest against the inner wall at a particular speed of rotor. The floor below the person is removed and the person hanging resting against the wall without any फ्लोर। क्या कहता है कि एक इंसान जो है इसके अंदर में, रोटर के अंदर में रख दिया गया है और नीचे वाले पोर्शन को हटा दिया गया है, और ये जो इंसान है ना, मान लेते इसका मास m होगा, ये यहीं पे रुक गया है, तो रोटर को कितने मिनिमम स्पीड से घुमाना है फ्लोर को कि ये मतलब यहीं पे रुका रह जाए, ऐसा क्वेश्चन कहता है। तो हमने पढ़ा था कि इधर की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा, नॉर्मल फोर्स लगेगा, याद है क्या? इधर की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा, नॉर्मल। रुकना है इसको तो ऊपर क्या लगेगा, फिर नीचे क्या लगेगा, mg। बोलो जल्दी से, Fs इज इक्वल टू क्या लिखने वाले हो तुम लोग, mg लिखने। अच्छा n का इक्वेशन किसी को याद है क्या, n इज इक्वल टू क्या लिख देंगे बताओ, mv² में r लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे? अच्छा तुम में से कितना बोलना चाहता है Fs इज इक्वल टू जो होता है म्यू इंटू, अच्छा म्यू
इनटू में n के जगह पे क्या लिख देंगे, md² इज इक्वल टू mg लिखेंगे। यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो बोलो v² इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, म्यू नहीं rg, ऊपर चला जाएगा rg और नीचे आ जाएगा म्यू। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे लिए, बोलो तो v इज इक्वल टू √rg/म्यू। अब वेलोसिटी के लिए तो उसके अंदर में सारे चीजें दिया हुआ है। रेडियस कितना दिया हुआ है, कोई पढ़ के बता सकता है कि तुम्हारे में से, 2 मीटर। अच्छा, g की वैल्यू कितना होता है, 10। अच्छा, म्यू कितना दिया हुआ है, 0.2। तुम सही से देखोगे तो 10 से कट जाएगा, तो वेलोसिटी कितना आ गया तेरे पास में। अगर मैं बोलूं कि इसको 10 से रोटेट कराया जाए तो ये रुक जाएगा वहीं पे बस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है 32 नंबर क्वेश्चन। अगर आप सही से देखें तो 32 नंबर क्वेश्चन में आपको नॉर्मल ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे पूछा है। तो देखिए इस तरह से जैसे बनाया है वैसे पहले हम बना देते हैं। ये मोटरसाइकिल प्रॉब्लम आपको हमने पढ़ा रखा है। तो ये है हमारे पास में ए पॉइंट और ये है हमारे पास में बी पॉइंट। बोलिए नॉर्मल फोर्स किधर लगने वाला है, ऊपर। नीचे क्या लगेगा, बोलिए इक्वेशन जल्दी से बताइए क्या लिखेंगे, mg माइनस n इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो बोलिए mg माइनस mv² में r इज इक्वल टू नॉर्मल एट a होगा कि नहीं। रेडियस किसका होगा, a का। ये बोलिए b के लिए भी ऊपर ही सब कहानी है। अरे इसको सेंट्रीपिटल फोर्स के थ्रू भी लिखा जाता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के थ्रू भी लिखा जाता है। अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के थ्रू लिखोगे तो n प्लस mv² में r इज इक्वल टू क्या लिखोगे, mg लिखोगे। बात वही आएगा अभी भी, तुम देखोगे तो नॉर्मल फोर्स कितना आएगा, mg माइनस mv² r और किसका रेडियस आ जाएगा, b का। अब सोचो ये नॉर्मल फोर्स एट b है, कौन ग्रेटर होगा, ए या बी। तो इसका रेडियस कम है, इसका ए पॉइंट पे रेडियस कम है ना, तो रेडियस कम है इसका मतलब इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, तो mg में से ज्यादा घटेगा। समझो, पहले नहीं समझ में आया, इधर देखो ए पॉइंट पे रेडियस क्या है, लेस है। ए पॉइंट पे रेडियस लेस है, पहले समझ लो फिर बाद में देखना क्वेश्चन। सुनो, ए पॉइंट पे रेडियस लेस है, तो ए पॉइंट पे रेडियस लेस है तो इसकी वैल्यू कम। कम से किसी चीज को डिवाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, ज्यादा। तो mg में से ज्यादा घट रहा है या कम घट रहा है। अच्छा, यहाँ पे रेडियस ज्यादा है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। अरे कम हो जाएगी ना, तो कम में से ज्यादा को कम में से mg में से कम को घटाएंगे या ज्यादा घटाएंगे, तो किसका होना चाहिए ज्यादा, नॉर्मल फोर्स। NB ग्रेटर देन, देखो तो क्या दिया हुआ है आंसर, ऑप्शन नंबर सी है, पीछे देखा है 32 नंबर। आइए 32 नंबर फटाफट कर डालिए, 32 नंबर। इसमें कुछ था क्या, हाँ बोलो। इसमें कुछ नहीं था तो 33 नंबर पे आ जाते सीधा डायरेक्टली। अब जो भी चीजें हैं वो जेई एडवांस लेवल का आने वाला है 33 के बाद में। तो पहले हम लोग जेई मेंस का तो पूरा कंप्लीट कर दिए 33, लेवल 1 लेवल 2। अब एडवांस के लिए अभी करेंगे, अभी पहले इसको कर लेते, 33 नंबर कर लेते क्वेश्चन, पहले ये कर लो, हो गया। कितना टाइम लगाते तुम लोग। कहता है ए स्मॉल बीड ऑफ मास m इज कैरिड बाय अ सर्कुलर हुप हैविंग सेंटर at O and radius √2m which is rotated about the fixed vertical axis. The coefficient of friction between the bead and hoop is mu 0.5. The maximum angular speed of the hoop for which the bead does not have the relative motion with respect to hoop. मतलब समझो बच्चा, इधर देखो बच्चा, इधर उधर खो जाते हो तुम लोग। देखो ये है हमारे पास में, इस तरह से बनाया हुआ है। तो यहाँ
पे क्या है कि एक वीड जो है ना यहाँ पे पहुंच चुका है, समझा कि नहीं समझा, और इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, ओमेगा से रोटेट करा रहे हैं। बात समझ में आया कि नहीं? तो ओमेगा की वो मैक्सिमम वैल्यू बताओ जिसमें वीड का रिलेटिव मोशन जीरो हो जाए। बात समझ में आया यहाँ तक? तो तुम सोचो वीड यहाँ पे पहुंच गया है, इसका मतलब नॉर्मल फोर्स किधर लग रहा होगा, इधर। हमेशा नॉर्मल फोर्स परपेंडिकुलर पे लगता है ना, इसका मतलब सेंटर पे लग रहा होगा। अच्छा, mg किधर लग रहा होगा सर, इधर लग रहा होगा कि नहीं? अच्छा सर, इसके रोटेशन का इफेक्ट जो इसके ऊपर में आएगा वो क्या आएगा, m ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ मान लेते हैं x, या यहाँ मान लेते हैं हम लोग क्या मान लेते हैं r, तो स्मॉल r लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? अब ये है तुम्हारा √2 और ये है 45, तो r किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा कि नहीं? √2 sin 45, तो 45 से 45 तो 1 ही हो जाएगा। अरे इधर देखो ना बच्चा, क्या नहीं दिख रहा है, R1 के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब बोलो अब क्या करें? तो सर एक कंपोनेंट देखो इधर, मैं इसको ले रहा, अब फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, तो मैक्सिमम स्पीड के लिए फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा, नीचे लगेगा, ताकि इसका एक कंपोनेंट ऊपर जाएगा तो वो उसको बैलेंस करेगा। मैक्सिमम चाहिए ना, अगर मिनिमम चाहिए तो फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर ले जाएंगे। अरे कल लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे ना, मैक्सिमम वेलोसिटी कब आता है, जब फ्रिक्शनल फोर्स नीचे लग रहा था, याद है कि आज ही तो क्लास में किए थे यार, तुम लोग को याद नहीं है? V max इज इक्वल टू √RG tan थीटा प्लस म्यू, और बटा में 1 माइनस। अगर इस केस को देखेगा तो तुम्हारे पास में फ्रिक्शनल फोर्स नीचे था, उस समय फ्रिक्शनल फोर्स नीचे था, तभी तो V मैक्स आया था। तो इसी तरह से ओमेगा मैक्स चाहिए तुमको, मैक्सिमम ओमेगा कितना हो सकता है, तो सर स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा, पीछे की तरफ लगेगा। अब mg, ये भी एंगल कितना हो गया 45, और ये भी कितना तुम्हारा हो जाएगा 45, ये भी तुम्हारा कितना हो जाएगा 45 पे तो चेक ही नहीं करना होता है, सीधा 45। अरे हो गया कि नहीं हो गया? अब बोलो mg का एक कंपोनेंट इधर लेके आओ, बोलो जल्दी से क्या लिखेंगे यहाँ पे, mg बाई √2 लिख दिया, सोचो कैसे लिख दिया? अरे mg बाई √2 लिख दिया, बोलो ना। हाँ हाँ, अच्छा, यहाँ पे तुम बोलना चाहते हो कि सर ये वाला जो होगा 45 नहीं होगा, ओके ठीक है, नहीं होगा, हम भी समझ गए, ये 90 डिग्री होगा रे। इसका एक कंपोनेंट अब 45 हो जाएगा क्या, देखो तो अब बोलो mg का दूसरा इधर की तरफ बोलो क्या लिखेंगे, mg। अच्छा √2 क्यों लिख रहे हैं, cos 45 1/√2 होता है, इसलिए डायरेक्ट लिख दे रहा है, बात समझ में? इसका एक कंपोनेंट बोलो m ओमेगा स्क्वायर r बाई √2 लिख दिए, क्यों लिख दिए, समझ में आया? √2, r की वैल्यू भी 1 है, तब बोलो कौन कौन सा फोर्स, ये दोनों मिल कर करके किसको बैलेंस कर रहा है, इसको बैलेंस कर रहा है कि नहीं कर रहा? तब बोलो जल्दी से क्या लिखेंगे, mg बाई √2 प्लस fs इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, बोलो ना यार, डायरेक्ट लिख दिया मैंने। अच्छा तुम सोचो fs की वैल्यू कितना होगी, m ओमेगा स्क्वायर बाई √2 माइनस mg बाई √2, होगा कि नहीं होगा? अब तुम में से कितना कहना चाहता कि अगर इसका एक कंपोनेंट इधर लिए हो तो एक कंपोनेंट इधर भी तो लोगे 90 डिग्री पे, तो बोलो इधर कितना लिखेंगे, m ओमेगा स्क्वायर, अब भाई मैं √2 ही लिख दिया मैंने, cos थीटा आएगा। अच्छा r की वैल्यू भी 1 है, तो जितना फास्ट कर सकते थे, नॉर्मल फोर्स की वैल्यू बताओ क्या आया, m ओमेगा स्क्वायर बाई √2 प्लस mg बाई √, अरे देखो ना ये दोनों के दोनों ऐड होगा ना। अब तुम्हारे पास में इक्वेशन नंबर 1, अरे भैया तुम भागो ना, क्यों यहाँ चल रहे हो, और इक्वेशन नंबर यहाँ पे कितना आ गया 2, तुम बोलो fs इज इक्वल टू सीधा लिख दे म्यू इंटू में n, इक्वेशन नंबर 1 में लिख रहे हैं हम, अरे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर में ऐड कर रहे थे, fs इज इक्वल टू म्यू इंटू n बराबर क्या लिखेंगे, m ओमेगा स्क्वायर बाई √2 माइनस mg बाई √2, n के जगह पे क्या लिखेंगे बताओ जल्दी से, म्यू इंटू में m ओमेगा स्क्वायर बाई √2 प्लस mg बाई √2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, m ओमेगा स्क्वायर बाई √2 माइनस में क्या लिख देंगे, बोलो mg बाई √2। सबको दिख रहा है, रुक जाओ तो लिख लेना, दिख रहा है ना यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं ना। अब बताओ म्यू की वैल्यू 0.5 है ना,
तो अब सोचो 0.5, अच्छा पहले तो जो कट रहा है उसको काटो ना, √2 से सब में दिख रहा है कटते हुए, सब में है इसलिए कटा है, ये बात समझ में आया क्या? m से भी m सब में दिख रहा है, हमको कॉमन लेके काट सकते कि नहीं काट सकते? तो बचेगा क्या हमारे पास में, म्यू ओमेगा स्क्वायर प्लस म्यू जी इज इक्वल टू, इधर क्या बचेगा, ओमेगा स्क्वायर माइनस जी, बचेगा कि नहीं बचेगा? अब तुम जो जी के तरफ है उसको जी तरफ ले जाओ, जो है तो इसको इधर ले आते हैं, तो म्यू ओमेगा स्क्वायर, रुक जाओ, म्यू जी और माइनस इधर है तो प्लस जा करके जी बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? अरे बच्चा ये इधर ले गया और इसको इधर ले जा रहे हैं, तो ओमेगा स्क्वायर और माइनस म्यू ओमेगा स्क्वायर। अब तुम्हारे पास में म्यू की वैल्यू है 0.5, तो यहाँ पे 0.5 इंटू 10 प्लस 10 और ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे 0.5 ओमेगा स्क्वायर। तुम सही से देखोगे ये कितना आ रहा है, देखना तो 5 + 15 आ जा रहा है। इसको सही से देखोगे तो कितना आएगा, 0. आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसको इससे काटोगे तो कितने टाइम्स में काटेंगे, 30, तो √30 बराबर ओमेगा आ जाएगा ना। तो एक अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज इसको सॉल्व करो। रुको मैं इसको बिगर कर देता हूँ, पहले इसको रोक दो।